क्या हुआ जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है और यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। जी हाँ दोस्तों, आज का पूरा दिन बीत चुका है बट आज का भी पूरा रात बाकी है, कल का पूरा दिन बाकी है। मेहनत कीजिए बिल्कुल धुआंधार तरीके से और अच्छे अच्छे सवाल कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में लोग बहुत ही महत्वपूर्ण सोशल साइंस का सवाल देखने, उसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट, इसमें जियोग्राफी यानी कि भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। ये पूरा डेडिकेट है भूगोल को, क्योंकि हर एक आप लोग का जितना इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है उतना इंपॉर्टेंट भूगोल भी है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या क्या सवाल है और आपको रटने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं सर रात लास्ट में क्या रटेंगे, आपको समझ लो ना, एक बार वीडियो को देख लो, चाहे आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम में जाकर लिख सकते हो। तो क्या क्या सवाल है चलिए देखते हैं। और एक काम जरूर करें दोस्तों, मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, आपके जितने सारे दोस्त हैं उनको प्लीज शेयर कर दो। शेयर करने से अच्छा अच्छा कमेंट आने से दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता हूँ उससे। तो प्लीज एक काम जरूर करना, आपके हर एक ग्रुप, स्कूल ग्रुप, ट्यूशन ग्रुप, जितने सारे ग्रुप्स है शेयर करना यार, ठीक है, ताकि हमें भी और क्या मतलब ज़्यादा बच्चे तक हम पहुँच सके और अच्छे अच्छे बच्चे पढ़े और सभी को इससे लाभ मिले। चलो देखते हैं क्या क्या सवाल है और धमाका करते हैं। कौन से राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? इस मृदा पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? कौन कौन से राज्यों में दोस्तों काली मृदा पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश, ठीक है। इन राज्यों में क्या काली मृदा पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। और जहां पर दोस्तों कपास मुख्य रूप से कपास प्रमुख रूप से काली मृदा में उगाई जाती है, याद रखना, ठीक है। काली मृदा कहाँ पाई जाती है? तो एक महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया और मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। इसके अलावा किसी राज्य में नहीं पाई जाती है, बल्कि और इस मृदा में क्या उगाया जाता है? तो कपास मुख्य रूप से उगाया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? तो देखिए, ऐसे ऊर्जा स्रोत जो हाल ही में प्रयोग में लाए गए हैं, उनका उपयोग करने की तकनीक पहले से उपलब्ध नहीं था, उसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। मतलब जिसको हाल ही में जिसका टेक्निक यूज में आया है, जैसे पवन ऊर्जा हो गया, उसके बाद सौर ऊर्जा हो गया, ये पहले से तो ज्ञात नहीं था ना, पहले सालों पहले इसका यूज नहीं होता था, अभी हाल से कुछ वर्षों यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। और परंपरागत ऊर्जा स्रोत मतलब होता है जो सालों से, कई वर्षों से यूज होते हुए आ रहे हैं। मृदा का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो देखो, मृदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है जो विभिन्न प्रकार से जीव जंतुओं का पालन पोषण करती है। मृदा संरक्षण का मुख्य उद्देश्य मिट्टी के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करना और मिट्टी के कटाव को रोकना है। देखिए, मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है? मिट्टी में ही विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं ना, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को पालन पोषण करती है। मृदा नहीं रहेगा तो घास फूस नहीं होंगे, तो वो जीव जंतु खाएगा क्या? और मेन बात क्या है, मृदा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिट्टी के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करना। मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक? क्योंकि मिट्टी का जो ऊपरी परत है ना, वही उपजाऊ परत होती है और उसका संरक्षण वही अगर बहा कर लेके चल गया तो उपजाऊ उसके हट जाएगी ना। इसलिए उपजाऊ क्षमता जो होती है, उत्पादन क्षमता जो होती है, उसका वृद्धि करने के लिए मिट्टी कटाव को रोकना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाप्यता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण कितना है? तो देखो, दो प्रकार के होते हैं समाप्यता के आधार पर। एक समाप्यता मतलब जो समाप्त हो जाएंगे, तो एक होता है क्या, नवीकरण ऊर्जा संसाधन, और एक होता है अनवीकरण संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? ऐसा संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं, ठीक है। ऐसा संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद इसका पुनः उपयोग कर सकते हैं, उसे बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। और दोस्तों, ऐसा संसाधन जिसका उपयोग सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं, उसे अनवीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। और नवीकरण में क्या होता है? जिसका आप लोग यूज कर लो लेकिन फिर से यूज कर सकते हो। ऐसा थोड़ी कि सौर ऊर्जा का आज दिन में यूज कर लिए तो कल आपको सौर ऊर्जा नहीं मिलेगा। अरे भाई सब जितना लेना है लो ना, कौन आपको मना किया है? तो और अनवीकरण में क्या होता है? जिस कोयले को आप जला दिए, कल वो कोयला आपको मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये दोस्तों होता है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है और इस प्रकार की मृदा की तीन मुख्य विशेषताएं क्या है? तो देखो, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर दोस्तों, नदी डेल्टा जहां भी होगा वहां जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मृदा। कितने कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, खादर और बांगर। जो नया बांगर होता है, सॉरी नया बांगर, जो नया जलोढ़ होता है उसे खादर बोलते हैं, और जो पुराना जलोढ़ होता है ना दोस्त, उसमें क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं, ठीक है। जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा की तीन मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? देखो, जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस तथा चूना युक्त होती है। पहला नंबर है, जलोढ़ मृदा क्या होती है? पोटास, फास्फोरस तथा चूना युक्त होती है। यह मृदा काफी उपजाऊ होती है और इन्हें बांगर और खादर में बांटा जाता है, ठीक है। अभी मैंने कहा कि दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मृदा में क्या क्या रहता है? पोटास रहता है, फास्फोरस रहता है, चूना युक्त मृदा रहती है। और ये जो जलोढ़ मृदा काफी, आप लोग देखेंगे जो रिवर साइड में रहते होंगे, वहाँ खेती करते हैं, कितना फसल उपजता है, बहुत एकदम आप खा नहीं ले नहीं संभाल नहीं सकते, इतना फसल उपज जाता है वहाँ पर, क्योंकि वो जलोढ़ मृदा होती है, काफी उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट तथा मृतिका के अलग अलग अनुपात मिलते हैं। देखिए, रेत मतलब तो बालू हो गया, सिल्ट हो गया, मृतिका मतलब जो एक निश्चित आकार के मिट्टी के कण होता है ना, उसको मृतिका बोलते हैं, कि अलग अलग अनुपात में मिलते हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों जलोढ़ मृदा की विशेषताएं। अगला है, जल दुर्लभता क्या है, उसका मुख्य कारण क्या है? जल संरक्षण कैसे किया जाता है? कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, तो देख लो। हम जानते हैं कि जल एक ऐसा संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होगा, परंतु जल के असमान वितरण, अर्थात कहीं पर जल अधिक है तो कहीं पर जल कम है। हम क्या जानते हैं? जल एक ऐसा जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। समझ लो, महासागर में इतना जल है भैया कि
आप समझ रहे हो कितना जल है। परंतु जल का जो असमान वितरण है ना दोस्त, ठीक है, कहीं पर अधिक जल मिल जाता है, कहीं पर कम जल। जल की अत्यधिक मांग एवं जल के गलत उपयोग के कारण जल का स्तर लगातार नीचे गिर रहा है, ठीक है। कहीं पर ज्यादा जल मिल जाता है, कहीं पर कम मिल जाता है। जल का गलत उपयोग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ज्यादा यूज कर रहे हैं, कहीं कम यूज कर रहे हैं, नल को खुला छोड़ दे रहे हैं। तो इस प्रकार जल की कमी हो रही है। जल की कमी की समस्या को जल दुर्लभता कहते हैं। जल दुर्लभता क्या है? तो जल की समस्या में जो कमी होती है ना दोस्त, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जल दुर्लभता। मतलब जल दुर्लभ हो जाएगा, जल मिलेगा नहीं। इसका कारण क्या है? तो सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि होना। जितना ज्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है, जल की खपत उतना ज्यादा बढ़ रही है, तो जल की कमी तो होगा ही। वर्षा का कम होना, वर्षा अगर कम होगा तो भी जल कम हो जाएगा, ठीक है। आखिर जल का वर्षा से मिलेगा ना, वर्षा होगा तो जो जमीन का जल स्तर है वो घटेगा नहीं, तो उसमें भी वर्षा का होना एक मुख्य रोल अदा करता है, समझ लो। जल का अत्यधिक प्रयोग, जल का ज्यादा प्रयोग करेंगे, ठीक है, जितना प्रयोग करना नहीं चाहिए उतना भी कर लोगे, बिना मतलब का बहाओगे, तो फिर जल तो, हाँ, जल का कमी तो होगा ही। असमान जल का वितरण, असमान जल का वितरण यानी कि जल का असमान वितरण होना, ठीक है। जैसे अलग क्या बोलते हैं, कहीं ज़्यादा जल मिल जा रहा है, कहीं पर कम जल मिलता है, कहीं ज़्यादा जल, तो इस प्रकार से असमान वितरण से भी एक जगह पर जल अधिक मिल जाता है तो एक जगह पर कम, तो इस प्रकार जहाँ कम मिलता है वहाँ जल दुर्लभता हो जाती है। औद्योगिकरण का होना, विभिन्न फैक्ट्रियाँ लग रही है तो फैक्ट्री में जल की जरूरत पड़ रहा है, और क्या करता है, फैक्ट्री से जो दूषित जल निकलता है वो तालाबों नहरों में बहा देते हैं, तो जल को भी दूषित कर देता है, तो इस प्रकार से जल दुर्लभता हो जाती है। और इसका दोस्तों संरक्षण के उपाय भी पूछ सकता है, ठीक है। देख लो क्या है इसके संरक्षण, पूछ लो एग्जाम में। कैसे पूछ सकता है? हो सकता है एग्जाम ये पूछ दे कि जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है, इतना पूछ दे तो आपको कारण बोल देना। अगर ये पूछे कि जल दुर्लभता क्या है और जल का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, तब आपको ये बड़ा लिखना है संरक्षण वाला, कि नदियों संरक्षण क्या क्या कर सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण करके, जब वर्षा जल होगा तो उसका संग्रहण करके, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगा करके, नदियों पर डैम बना करके, क्योंकि नदी पर डैम नहीं बनेगा तो नदी का पानी एकदम बह कर चल जाएगा समुद्र में, और डैम बनाकर तो पानी इकट्ठा रहेगा बहुत। जल को प्रदूषण से बचा करके खेतों में सिंचाई के लिए नई तकनीक अपनाकर, ठीक है, ड्रिप सिंचाई होता है दोस्तों, जो उसमें फव्वारा टाइप का सिंचाई होता है, उस सिंचाई में काफी कम मात्रा में जल होता है लेकिन सही यूज होता है, तो उस प्रकार का तकनीक अपनाकर पेड़ पौधों की कटाई पर रोक लगा करके, बिना मतलब के नल को खुला न छोड़कर, बिल्कुल मत खुलना, कल से जब जाओगे ना नल में खुला मत छोड़ देना, पाइप वाला, टंकी वाला, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। तो देखो, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ, जल भंडारण में सहायता मिलती है, बाढ़ रोकने में भी सहायता होती है। जल बहुउद्देशीय परियोजना मतलब क्या? डैम। डैम से क्या लाभ होता है? एक तो जल भंडारण, जल को आप इकट्ठा कर सकते हो, बाढ़ को रोक सकते हो उससे। जल विद्युत का भी पता है, जहां डैम होता है वहां पर विद्युत संयंत्र लगे होता है ना, तो जल विद्युत का उत्पादन होता है। नहरों द्वारा नौका परिवहन में भी सहायता मिलती है। नहरों, जहां नहर होते हैं, जहां डैम होता है वहां नौका परिवहन भी होते हैं। आप लोग भी जाके वोटिंग वोटिंग करते होंगे, लेकिन काफी डेंजर होता है दोस्त, ध्यान रखना। मत्स्य पालन के लिए भी उत्तम उत्तम क्षेत्र प्रदान करती हो। जहां डैम वहां तो बड़े बड़े मछली होती है, इतना बड़ा मछली कि आपको खा जाएगा, समझ रहे हो। तो मत्स्य पालन के लिए भी उत्तम क्षेत्र प्रदान करती है। हानियां क्या क्या है? देखो, डैम बनाने की हानियां क्या क्या है। हानि क्या क्या है उद्देश्य परियोजनाओं के? नदियों के प्राकृतिक बहाव में बाधा पड़ती है। नदियां जिस प्रकार बह कर जाती है दोस्तों, तो डैम बना करके उससे रोक देते हैं, तो नदियों के प्राकृतिक बहाव में हानि होती है। दूसरा क्या है? बाढ़ के मैदान में जलाशय बनाने से वहां की वनस्पति नष्ट हो जाती है और वह और उपजाऊ मिट्टी जलाशय में चली जाती है। क्या बोल रहा है? बाढ़ के मैदान में, मतलब जहां मैदान में, बाढ़ के मैदान में जहां हम लोग जलाशय बनाएंगे, ठीक है, जहां डैम बनाएंगे, तो क्या वहां जो आसपास के पेड़ पौधे सारे नष्ट होंगे? क्यों? सारे वहां पानी में समा जाएंगे, क्यों? डैम बहुत बड़े एरिया में होता है ना, तो सारे पानी में समा जाएंगे और जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो जलाशय में चली जाती है, जल के अंदर चल जाती है। बांधों के कारण वहां के अस्थायी निवासी की आजीविका छिन जाती है, ठीक है। वहां जो खेती करके पहले खा रहे थे तो उसकी आजीविका खत्म हो जाती है डैम के कारण, कि वहां तो डैम बन गया, इसलिए अब वहां डैम के अंदर तो खेती थोड़ी कर सकता है। राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या करें। तो देखो, राजस्थान में पानी की भारी कमी होती है क्योंकि वहां उचित वर्षा नहीं होती है, इसलिए राजस्थान में जल संरक्षण के लिए लोग भूमिगत टैंकों का प्रयोग करते थे। इसे मुख्य रूप से घर के आंगन में बनाया जाता था, समझ रहे हो। कहाँ? राजस्थान में पानी की भारी कमी होती है क्योंकि वहां उचित वर्षा नहीं होती, इसलिए राजस्थान में जल संरक्षण के लिए लोग भूमिगत टैंकों का प्रयोग करते थे। इसे मुख्य रूप से घर के आंगन में बनाया जाता था। ऐसे सवाल आज भी आप लोगों को आज समझाए हैं, ठीक है, तो ज्यादा इसको समझने की जरूरत नहीं है। चलो देख लो इसको, आज मैंने एक वीडियो में बताया था इसको। जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो देख लो, हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतु पाई जाती है। हमारी पृथ्वी में क्या विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु पाई जाती है। पेड़ पौधे जीव जंतुओं में इसी अंतर को जैव विविधता कहते हैं, और पेड़ पौधे और जीव जंतु में तो इस जो अंतर होता है ना, इसी अंतर क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं। जैव विविधता, जैव मतलब जीवन, विविधता मतलब अंतर। जो जीवों में विभिन्न प्रकार के अंतर पाया था उसे ही जैव विविधता बोलते हैं। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, कितना प्रकार के पाए जाते, तो यही तो जैव विविधता है। तो पेड़ पौधे जीव जंतु में इसी अंतर को क्या बोलते हैं? जैव विविधता कहते हैं। जैव का अर्थ है जीवित वस्तुएं, विविधता का अर्थ है प्रजातियां, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, तो अंतर हो गया। जैव विविधता मानव के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैव विविधता होती है दोस्तों, मानव विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे?
और दोस्तों इसलिए इसका संरक्षण आवश्यक है, ठीक है, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए इसका संरक्षण आवश्यक है। जैव विविधता हमारे भोजन, वस्त्र, औषधियाँ, ईंधन आदि आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। हमें और भोजन जंगल से ही, खेत से, वन से प्राप्त होता है ना, कई प्रकार का औषधि प्राप्त होता है, समझ रहे हो, की पूर्ति करती है, तथा इसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। और जैव विविधता विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे रहेगा तो यही तो पर्यावरण को बचाए रखा है ना। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेगा तो फिर समझ रहे हो क्या होगा, हम लोग को अच्छे से सांस नहीं मिलेगा, जो वातावरण का दूषित हो जाएगा। तो पर्यावरण अच्छा रहे क्यों, पेड़ पौधे के कारण ही है ना। विस्तारपूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक और वनस्पति जात के ह्रास के कारण है। तो देखो, प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सबसे बड़ा कारण जो है हम ही है, मतलब मैं नहीं हूँ दोस्त, सारा लोग है, ठीक है, आप भी है, सब भी, मनुष्य ही है। हमने अपने सुख सुविधाओं के लिए पर्यावरण का भरपूर प्रयोग किया, और हम लोगों ने अपने सुख के लिए मन किया, घर का पलंग बनाना है, चौकी बनाना है, पेड़ को काट दिया बना दिया, ठीक है, कुर्सी बनाना है, पेड़ को काट दिया बना दिया, तो भरपूर प्रयोग किया हम लोगों ने। हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा आदि वनों तथा वन्य जीव से ही प्राप्त होता है। जितना सारा चीज बोल रहे हो, लकड़ी हो गया, लड़की नहीं, लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, सारा कहाँ, भोजन भी जंगल से, वन से ही प्राप्त होता है, वन्य जीव से प्राप्त होता है। इसलिए वन और वन्य जीव को नुकसान पहुंचाने वाले भी हम ही है, क्योंकि हम ही तो उसको मेन नुकसान पहुंचा रहे हैं ना। रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय और खनन क्रियाओं से भी वनस्पति और प्राणिजात का ह्रास हुआ है। रेल जब लाइन लगता है ना, रेल लाइन जंगल में जाएगा तो उतने उसके अंडर में जहां जहां आएगी वन उस सबको काट देगा। खनन होगा तो जंगल को खोद करके पेड़ पौधे ऊपर से काट देगा, उसको खोद करके खनन कराया जाएगा। कृषि व्यवसाय होगा, कहीं पर खेती कराई जाए तो बड़े बड़े पेड़ पौधे काट करके वहां खेती कराई जाएंगे। इससे भी दोस्तों वनस्पति जात का ह्रास होता है। वहां जो जीव जंतु रहेंगे उन लोग रहने का जगह नहीं मिलेगा। लौह और अलोह खनिज में अंतर स्पष्ट करिए, बहुत महत्वपूर्ण, देख लो। ऐसा खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है उसे लौह खनिज बोलते हैं, और अलोह खनिज क्या है, ऐसा खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता उसे क्या बोलते हैं, अलोह खनिज बोलेंगे। बस अंतर जब पूछेगा तो एक तरफ लिखना लौह खनिज, एक तरफ लिखना अलोह खनिज, समझ रहे हो। दूसरा क्या है, लौह खनिज भारी वजन वाले खनिज होते हैं। लौह खनिज दोस्तों भारी वजन वाले खनिज होते हैं, जबकि अलोह खनिज जल्दी मतलब अलोह खनिज हल्के होता है। ये भारी होता है लौह खनिज, क्यों, लोहा है तो भारी होगा ही। अलोह खनिज भारी नहीं होते हैं, हल्के होते हैं। लोहा खनिज चुंबकीय प्रकृति के होते हैं। लोहा खनिज चुंबकीय प्रकृति का ही होगा, क्योंकि उसमें लोहा है तो वो तो चुंबक को खींचेगा ही। लेकिन अलोह खनिज जिसमें लोहा होगा ही नहीं, वो चुंबक को कहां से खींचेगा, तो अलोह खनिज चुंबकीय प्रकृति के नहीं होते हैं। गॉट इट। अगला सवाल है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों क्या अंतर है। ये तो आप लोग को अभी बताया ना, आप लोगों को नहीं हो, आपको बताया था कि परंपरागत ऊर्जा तो है ही क्या। तो अंतर सिंपल सा है, आप लोग खाली इसको याद करोगे तो गैर परंपरागत आराम से हो जाएगा। एक तरफ लिखना परंपरागत ऊर्जा स्रोत, एक तरफ लिखना गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। क्या देखो, ऊर्जा के ये स्रोत जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं उससे वे परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। यह सीमित और समय पर संसाधन है, इसका केवल एक बार ही उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। ऊर्जा के ये स्रोत जो मतलब क्या, सिर्फ एक ही बार इसका प्रयोग कर सकते हो। परंपरा, एक मिनट देख लो, जो लंबे समय से उपयोग में लाया जा रहा है वो हो गया परंपरागत। यह सीमित और समय पर संसाधन, इसका उपयोग केवल एक ही बार कर सकते हो। जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो, ये सारे परंपरागत ऊर्जा स्रोत है ना, तो इसका उपयोग केवल एक ही बार कर सकते हो। यह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यह नवीकरणीय नहीं है, मतलब एक बार यूज करो बस खत्म, टाटा बाय बाय, कहानी खत्म। इसके प्रयोग से प्रदूषण फैलता है, बिल्कुल, लकड़ी जलाओगे तो प्रदूषण फैलेगा, गोईठा जलाओगे तो प्रदूषण फैलेगा, मतलब जो उपला होता है दोस्त, गोबर का नहीं बनता वो चीज। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि इसके उदाहरण है। और गैर परंपरागत में ठीक उसका उल्टा होता है, ठीक है। ये क्या है, यह असीमित, और ये तो बता ही दिया दो चीज, ठीक है। स्रोत में प्रयोग, जिनको प्रयोग करने की तकनीक पहले से ज्ञात नहीं था उन्हें गैर परंपरागत बोलेंगे। यह असीमित असमय पर संसाधन है, इसका बार बार उपयोग कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, बार बार प्रयोग कर सकते हैं ना, तो ये क्या होगी, अनवीकरण हो जाएगा, सॉरी अनवीकरण बोले, ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो जाएगा। यह असीमित और असमय पर है, मतलब ये जल्दी समाप्त नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा, नवीकरण संसाधन हो जाएगा। यह प्रदूषण मुक्त भी है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया आदि इसके उदाहरण है। ये सारे प्रदूषण मुक्त है। खनिज क्या है, तो पृथ्वी के भूपटपटी के अंदर पाई जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व जो हमारे लिए उपयोगी होता है उसे खनिज बोलते हैं। मतलब क्या, ये पृथ्वी हो गया, नीचे मिट्टी है बहुत सारा, तो इसी में कुछ दबा रहता है खनिज, लोहे का हो गया, तांबा का हो गया, अभ्रक हो गया, कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो खनिज होगा ना जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें खनिजों की आवश्यकता, संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, हमें खनिजों की संरक्षण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उद्योग और कृषि दोनों ही खनिजों पर निर्भर है। खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरणीय योग्य है, क्योंकि ये जल्दी समाप्त हो जाएंगे ज़्यादा इसका यूज करेंगे तो, जो कि एक दिन समाप्त हो जाएगा और भविष्य में आने वाली पीढ़ी इसका उपयोग नहीं कर पाएगी। इसलिए इसका संरक्षण बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है, आपका बेटा का बेटा का बेटा का बेटा जो आए, ठीक है, तो उसको भी खनिज मिले, बोला हाँ चलो मेरे नाना का दादा का दादा का दादा का दादाजी हमारे लिए खनिज छोड़ करके आए हैं, ठीक है। आगे देखो, मृदा संरक्षण के 3 उपाय लिखिए। 3 उपाय निम्नलिखित है, ये तो आप भी बोल सकते हो कि अधिक से अधिक आप पेड़ लगाना,
पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती करना और अधिक पशुचारण को रोक करके। अधिक से अधिक पेड़ के लगाओगे तो क्या होगा, मृदा संरक्षण होगा, उसका जड़ जो है पेड़ मृदा को जकड़े हुए रहेगा। सीढ़ीदार खेती में क्या होता है, जो पहाड़ी इलाका होता है दोस्तों, वहाँ पर सीढ़ीदार खेती करोगे तो वहाँ पे मिट्टी का क्षरण नहीं होगा, रुकेगा मिट्टी। और अति पशुचारण, अगर पशुचारण बहुत ज्यादा होगा, घास फूस सब खा लेगा, तो पानी गिरेगा तो मिट्टी को बहा कर लेके चल जाएगा। तो कहीं पर अति पशुचारण अगर हो रहा है तो उसको रोकथाम करना होगा। वनों के संरक्षण के 3 उपाय लिखिए। क्या क्या 3 उपाय देखिए वनों के संरक्षण के 3 उपाय लिखते हैं। वृक्षारोपण, वनों की कटाई पर रोक और वनों को आग से बचाना। ये 3 कारण है। वृक्षारोपण मतलब अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है, खाली जगह पर, पहाड़ों पर, पठारों पर पेड़ लगा दो, हो गया। वनों की कटाई पर 3 बस पॉइंट याद रखना, खुद से लिख दोगे। वनों की कटाई पर रोक मतलब क्या, वनों को काटने से बचाना है और इस पर कठोरता से कोई कानून भी बना सकते हैं सरकार। तो वनों की कटाई पर कठोरता से रोक लगाई जानी चाहिए। प्राकृतिक वनों को काटे जाने पर उनका स्थान शीघ्र पनपने वाले वृक्षों को लगाना चाहिए। अगर कोई पेड़ दोस्तों काटा जा रहा है तो उसके स्थान पर नया पेड़ लगाना चाहिए, समझ रहे। इसको पेड़ को आप काट दिए तो इसकी जगह एक नया पेड़ लगा दिए, समझ रहे, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। वनों को आग से बचाना चाहिए। वन में दोस्तों आग लग जाता है, पूरा वन का वन साफ हो जाता है, तो वनों में आग लगाने से बचना चाहिए। समन्वित वन प्रबंधन पर टिप्पणी लिखिए। समन्वित वन प्रबंधन क्या है? सरकार के वन विभाग एवं स्थानीय जनता के सहयोग से किया जाने वाला वन प्रबंधन जिसमें जनता के वनोत्पाद को हिस्सा मिल जिसमें जनता को वनोत्पाद का हिस्सा मिलता है। यहाँ पे याद रखना, जिसमें जनता को होगा, ठीक है, इसमें जनता को होगा, जिसमें जनता को वनोत्पाद, ठीक है, जिसमें जनता को वनोत्पाद का हिस्सा मिलता है। ओके, जिसमें जनता को वनोत्पाद का हिस्सा मिलता है, समन्वित वन प्रबंधन कहलाता है। क्या बोल रहा है कि सरकार के वन विभाग एवं स्थानीय जनता के सहयोग से किया जाने वाला वन प्रबंधन जिसमें जनता को वनोत्पाद का हिस्सा मिलता है, उसे समन्वित वन प्रबंधन। मतलब ऐसा मान लो सरकार क्या कोई स्कीम चला रही है, वन लगा दिया, अब वहाँ के जो लोकल आदमी लोग को बोल दिया तुम वन की देखभाल करना, ठीक है, उसमें से जो मिलेगा कुछ हमको देना, कुछ तुम भी रखना। तो ये होता है समन्वित वन प्रबंधन, ठीक है। देखो इसकी क्या विशेषताएं हैं। वन विभाग एवं स्थानीय जनता के सहयोग से 1200 हेक्टेयर क्षेत्रों में साल के वृक्ष का संरक्षण किया गया। जो स्थानीय जनता वहाँ के होगा साल का वृक्ष लगाया गया। इसमें स्थानीय जनता को वनों की देखभाल हेतु रोजगार दिया जाता है कि स्थानीय लोगों को बोलेगा तुम साल को जो वृक्ष है उसका देखभाल करना, अच्छे से पानी वानी देना, देखना कोई जंतु ना खा जाए, कोई काट के न चल जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्हें रोजगार, उसे मंथली वेतन भी दिया जाता होगा। ईंधन के लकड़ी एवं पशुओं के लिए चारे का उपयोग करने की अनुमति दी गई है, ठीक है। अगर मतलब जो है वो लोग घर में तो पशु भी रखते होंगे ना, तो बोला क्या ईंधन के लिए आप अगर जो पेड़ सूख जाते हैं तो उसको आप ईंधन के लिए ले जा सकते हो, और पशुओं के लिए चारे पत्ता वत्ता ले जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्री में है, ठीक है। तो ये चीज़ है। आधारभूत उद्योग तथा उपभोक्ता उद्योग में क्या अंतर है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, देख लो। ये बोला आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग में क्या अंतर है। तो देखो, आधारभूत उद्योग एक ऐसे उद्योग जो दूसरे उद्योग के लिए सहायक होते हैं। आधारभूत उद्योग मतलब जो बेसिक उद्योग जो दूसरे उद्योग के लिए बहुत सहायक होता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। इस्पात उद्योग क्या हुआ? इस्पात उद्योग दूसरे हर एक उद्योग के लिए आवश्यक है, ठीक है, ये आधारभूत उद्योग है, तो इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। उसे एक मिनट, सहायक तो होते हैं, उसे आधार को तो एक मिनट ये मत करना, उससे क्या होता है, सहायक होते हैं। जैसे लौह इस्पात उद्योग, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ, जैसे लौह इस्पात उद्योग हो जाएगा, ठीक है। उपभोक्ता उद्योग क्या होता है? ऐसे उद्योग जो सीधे लोगों के उपभोग की वस्तुएं बनाता है, उसे उपभोक्ता उद्योग कहता है। जैसे चीनी, कागज, बिस्किट, ठीक है, ये सारा क्या उपभोक्ता उद्योग हो गया। बिस्किट फैक्ट्री उपभोक्ता उद्योग है। उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको बिस्किट बनाओ, सीधे आप घर में लाओगे, बिस्किट खाओगे। अब लोह इस्पात उद्योग, लोहे बना दिया, अब लोहे का घर में लाकर क्या करोगे? उसका अलग से कुछ बनाना पड़ेगा। नहीं, आप कुछ बना रहे हो, फर्नीचर कुछ बना रहे हो लोहे का, या फिर कोई चीज बना रहे हो लोहे का, तो वो आपको फिर दूसरे उद्योग में देना पड़ेगा। तो आधारभूत उद्योग हो गया लोहा, और जो उपभोक्ता उद्योग है तो बता ही दिया आपको, जो डायरेक्ट खाने वाला सामान या फिर डायरेक्ट सामान बोलते हैं ना, रेडीमेड सामान बनाता होगा, वो उपभोक्ता उद्योग हो गया। उद्योगों की उपस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारण बताएं। तो देखिए, उद्योग की उपस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक क्या क्या है? सबसे पहला कच्चा माल, दूसरा ऊर्जा, और तीसरा जलवायु। ये चीज आप लोग बताएं कि कच्चा माल, इसकी उपलब्धता किसी उद्योग को स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण है। कच्चा माल ही नहीं होगा तो उद्योग आगे बढ़ेगा कैसे, ठीक है। अगर कोई चीनी का फैक्ट्री है, उसको अब गन्ना ही कोई देगा नहीं, तो वो चीनी कैसे बनाएगा? तो इस कच्चा माल का उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। ऊर्जा की नियमित आपूर्ति उद्योग के लिए बहुत आवश्यक है। ऊर्जा का नियमित आपूर्ति उद्योग के लिए बहुत आवश्यक है। जलवायु के अनुकूल ही उद्योगों की स्थापना की जाती है, कि जैसा जलवायु वहां पर जैसा होगा और इसी प्रकार उद्योग वहां बनेंगे। जैसे सूती वस्त्र महाराष्ट्र में, गुजरात में एवं बंगाल में स्थापित, बाकी सारी जगह पर तो नहीं है, क्योंकि सब जगह वैसा माहौल है नहीं। औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक, ये दोस्तों हो गया 3 भौतिक कारक और 3 मानवीय कारक। देखो क्या है, कुशल श्रमिक, परिवहन की सुविधा और सरकारी प्रोत्साहन, ठीक है, ये सारे मानवीय कारक है। आप कहीं उद्योग लगा रहे हो तो सस्ते श्रमिक मिलने चाहिए, तभी आप उद्योग को चला पाओगे। परिवहन की सुविधा, मान लो आप ऐसी जगह पर लगाओ वहां कुछ परिवहन की सुविधा ही नहीं है, ट्रेन वेन वहां आता ही नहीं है, बिल्कुल एकदम देहाती इलाका है, तो वहां पर तो उद्योग नहीं लगा सकते हैं ना, तो वहां उद्योग आपका चलेगा नहीं। विशेषकर सड़क और रेल मार्गों का विस्तार उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो परिवहन की सुविधा क्या हुआ, परिवहन की सुविधा होनी चाहिए जहां पर उद्योग लगाओगे।
सरकारी प्रोत्साहन, किसी भी उद्योग की स्थापना में सरकारी प्रोत्साहन का भी विशेष योगदान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से है, कुशल और सस्ता श्रमिक होने चाहिए। परिवहन क्या होता है, परिवहन की सुविधा विशेषकर सड़क और रेल मार्गों का विस्तार उद्योग विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो सड़क और रेल अगर अच्छा, रेल मार्ग अच्छा है तो बिल्कुल आप लोग का अच्छा उद्योग वहां पर चलेगा। सरकारी प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए ताकि उद्योग और फले फूले आगे बढ़े। उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, तो ये बहुत अच्छा सवाल है। वायु प्रदूषण करता है, जल प्रदूषण करता है, तापीय ध्वनि, ये सब चीज़ मैं आपको पहले भी समझाया है। ठीक है, तो एक बार देख लो, बहुत आसान आसान चीज़ मैंने अच्छे से समझा दिया। इसको मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो ये दोस्तों भूगोल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोटल 20 सवाल हम लोग इसमें देखे। ठीक है, तो फटाफट से हर एक क्वेश्चन को देख लो, समझ लो, और एक काम जरूर करना, जी हाँ, वो होता है शेयर। ठीक है, जरूर शेयर करना आपके हर एक बच्चे को। देखिए अभी बच्चे बहुत टेंशन में है, तो उनको बताओ जो मैं दे रहा हूँ उसको पढ़ो, टेंशन कम होगा यार। टेंशन ले को भेजो पेंसिल लेने और पढ़ाई करो आप। ठीक है, जितना होगा बढ़िया होगा। ये मत सोचो कि मैंने पढ़ा नहीं है, बल्कि ये सोचो कि मैंने जो पढ़ा है वो मेरे लिए इनफ था। खुद इतना मेहनत कर लो कि आपको बाद में रिग्रेट ना रहे कि भाई मैंने पढ़ा नहीं है। वक्त है अभी भी, पढ़ लो। ठीक है, आज का रात अंतिम नहीं, कल का रात अंतिम है, तो पढ़ लो और अच्छे से मेहनत करो ताकि अच्छा रिजल्ट आए। ठीक है, चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।